लाइफ को मैं टाइम कहूँ या टाइम को मैं लाइफ कहूँ, दिस इज़ टोटली रिप्लेसेबल। हम ये चीज़ भूल जाते हैं कि जब हम टाइम को वेस्ट करते हैं, इट मीन्स वी आर वेस्टिंग आवर लाइफ। हमारे फ्यूचर ऑफ इंडिया जिन्हें हम कहते हैं, और वो सारा दिन क्या करते हैं, दे आर किलिंग देयर टाइम, दे आर जस्ट डिस्ट्रॉइंग द इम्पॉर्टेंट फेज ऑफ देयर लाइफ। हम स्क्रीन पे हमारे होता है वी जस्ट स्क्रॉलिंग इट, है ना। वी डोंट नो ना कि कितना मिनट से हम आवर्ली बेसिस पे आ जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता है। जो टीनेजर्स में रहकर आज बिलियनर्स बने हुए हैं, बिकॉज उन्होंने 24 आवर्स को मैक्सिमम यूटिलाइज किया है। गाड़ी बहुत रेयरली होती थी, हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर रिलाई करते, उनका टाइम बड़ा फिक्स होता था। ट्रेन के टाइमिंग है ना 7 o'clock है, हम 6:55 पे वहाँ 5 मिनट पहले पहुँच जाते थे। अब अगर मुझे अपने घर से गाड़ी से निकलना है तो शायद मैं कंप्लीट 8 बजे निकलना, कोई नहीं, आराम से चले जाएंगे, खुद से जाना है, इतने किलोमीटर का रास्ता है, इतनी स्पीड लेंगे, हम लोग निकल जाएंगे। एंड बिकॉज ऑफ दैट वी आर जस्ट एंटरिंग इन अ हसल बसल टाइम। जब मेरे भी माइंड में बहुत प्रेशर था करियर में सेटल होने का, मैं भी कहीं ना कहीं बहुत लो फील कर रही थी उस चीज़ में। मैं नर्सरी जाती और मैं 3-4 पौधे खरीद के ले आती हूँ, वो जैसे जैसे ग्रो होते तो मुझे बड़ी खुशी होती है जब वो ऐसे ग्रो होते हैं, किसी पे कोई लीफ बढ़ रहा है, उसे फ्लावर आ रहा है, उसे फ्रूट आ रहा है। नमस्कार दोस्तों, आज का पॉडकास्ट बहुत ही खास होने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं हमारी लाइफ के बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट के बारे में, जो कि है टाइम। टाइम को मैनेज ना करने पे होने वाले साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में भी हम इस पॉडकास्ट में बात करने वाले हैं। अगर हमारा ये पॉडकास्ट आपको ज़रा सी भी वैल्यू प्रोवाइड करता है तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बिना देरी करते हुए लेट्स वेलकम हमारे आज के गेस्ट मिसेज़ ज्योति सहोता जी। हेलो मैम, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू आकाश। मैम एक बार ऑडियंस को अपना इंट्रो दे दीजिए। Well, my name is Dr. Jyoti and I'm in a teaching profession since more than nine years. Right now I am employability skill instructor in skill development and industrial training department, Government of Haryana. And before that I was faculty in Pite College, and before that I was research scholar in University School of Management, Kurukshetra University. थैंक यू मैम। Yeah. मैम हम आज आपके साथ बहुत सारी मोटिवेशनल बातें करने वाले हैं, तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आपको इंस्पिरेशन कैसे मिलती है ये सब चीज़ों की? आप इतनी सारी बातें कैसे आपके दिमाग में आती है, आप कहाँ से इनको ढूंढ के आते हो? क्या कोई आपके पास एक्सपीरियंसेस है इन चीज़ों को लेके, या फिर आपको एक क्रेज़ है, एक हॉबी के तौर पे आपने इसे अपना लिया है कि सब बच्चों को आप इतना अच्छा बताते हो? एक्चुअली इट्स अ कॉम्बिनेशन कि कहीं ना कहीं कुछ मेरे पास्ट एक्सपीरियंसेस भी हैं जहाँ हमने स्ट्रगल करके चीज़ों को समझा है, तो वहाँ से ऐसा लगता है कि अगर वो टाइम हमने कहीं देखा है, समझा है, तो वो हम किसी और को अगर गाइड करते हैं तो उनकी बेटरमेंट के लिए, तो इट विल बी गुड। एंड बीइंग अ टीचिंग प्रोफेशन, आई थिंक दिस इज़ माई मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आज के यूथ को हम राइट डायरेक्शन में लेकर जाएं। एंड आई थिंक मोटिवेशन इज़ द राइट पाथ, जहाँ से हम डायरेक्शन जो उनके डिस्ट्रैक्ट हो रखे हैं उनको राइट पाथ पर लेकर आएँ। तो आई एम ऑलवेज रेडी टू लाइक मोटिवेट द स्टूडेंट्स और एनकरेज देम फॉर द राइट पाथ। ठीक है, तो मैं ना आपसे सबसे पहले सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करना चाहूँगा, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि जो है टाइम। सबके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टाइम है, शायद पैसे से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टाइम है। तो टाइम के बारे में अगर हम बात करें तो हम कहाँ से शुरू करें? ये जो टाइम है ना, इस चीज़ के लिए सबसे बेस्ट मैं कहूँगी कि टाइम एक्चुअली क्या है, इट इज़ आवर लाइफ। जब हम पैदा होते हैं और तब जब हम मरते हैं, जो इसको हम लाइफ कहते हैं ना, सिंस आवर बर्थ टू आवर डेथ, दिस टाइम इज़ आवर लाइफ। तो लाइफ को मैं टाइम कहूँ या टाइम को मैं लाइफ कहूँ, दिस इज़ टोटली रिप्लेसेबल। हम ये चीज़ भूल जाते हैं कि जब हम टाइम को वेस्ट करते हैं, इट मीन्स वी आर वेस्टिंग आवर लाइफ। तो बर्थ से लेके जो एंड तक का है बड़ा मार्जिनल टाइम है। वी डोंट नो कि जब हम यहाँ आ गए हैं, इसके बाद आने तक के बाद वो डेथ की जो स्पैन है वो कितना लंबा है, छोटा है, वी डोंट नो अबाउट दैट। सो टाइम को अगर हम वैल्यू करेंगे, इट मीन्स वी आर वैल्यूइंग आवर लाइफ। और जो टाइम को वैल्यू करेगा, लाइफ उसको वैल्यू करेगी। और आज का यूथ कहीं ना कहीं इस चीज़ को भूलता हुआ जा रहा है कि वी आर वेस्टिंग आवर टाइम। मैं हरियाणा में हूँ, यहाँ मैं स्किल डिपार्टमेंट में यहाँ पे बच्चों को जैसे पढ़ाती हूँ, मैंने बच्चों को देखा, दे आर द यूथ, वो हमारे फ्यूचर ऑफ इंडिया जिन्हें हम कहते हैं, और वो सारा दिन क्या करते हैं, दे आर किलिंग देयर टाइम, दे आर जस्ट डिस्ट्रॉइंग द इम्पॉर्टेंट फेज ऑफ देयर लाइफ by just talking here and there, wandering here and there, and they don't know the value and importance of this peak time जो 18 years से लेकर 25 years का phase रहता है, that is more important for their emotions, career, development, growth। वो सब चीज़ें कहीं ना कहीं उनकी जो इम्पॉर्टेंट फेज़ है ना, वो वहाँ पर ऐसे उलझ रहे हैं, धागे बड़े उलझे हुए हैं, एक एक करके हमें सुलझाना होता है। सो मोटिवेशन कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूँ और टाइम के रिगार्डिंग करूँ, तो स्टूडेंट्स को ना वहाँ वो धागे सुलझाने के लिए हमारा कहीं ना कहीं रोल बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है, टीचर्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। टाइम की हमने बात करी कि हमारी लाइफ है, सब कुछ है, तो अब बच्चों की हम बात करें तो सबसे बड़े कौन से वो चीज़ें हैं जिसमें वो बिल्कुल वेस्ट कर रहे हैं अपने टाइम को?
आप कौन से उन फैक्टर्स को मानेंगे जो कि एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं उनके टाइम की वेस्टेज में? यस, हमें ना एक बड़ा अच्छा, हमारे पास एक 20-80 रूल हम फॉलो करते हैं टाइम को लेकर। बच्चे उसको ऑपोजिट करते हैं। क्या करते हैं कि बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स होते हैं टाइम उसमें जो हमें ना मैग्नेट की तरह खींचते हैं। फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम, हम स्क्रीन पे हमारे को होता है मैं जस्ट स्क्रॉलिंग इट, है ना, वी डोंट नो ना कि कितना मिनट से हम आर्ली बेसिस पे आ जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता है। उन्हें वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ हमें टाइम को पता ही नहीं चलता। वी आर किलिंग आर इम्पॉर्टेंट टाइम। एक सोशल मीडिया में हमने इंस्टाग्राम देख लिया, देर आर सो मेनी अदर पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑल्सो यूजिंग ऑफ सोशल मीडिया। हम उसको नहीं देखते, हम दूसरी साइड पर चलते हैं। जो मैं 20-80 का प्रिंसिपल कह रही हूँ, इट मीन्स हमें अपनी लाइफ से ना प्रायोरिटीज सेट नहीं करते हम। वी आर नॉट सेटिंग अप मेन प्रायोरिटीज़। उन प्रायोरिटीज़ की वजह से हम उन ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। जब तक हम उन प्रैक्टिसेस को छोड़ेंगे नहीं, तब तक हम उस 80-20 के प्रिंसिपल पे ऑपोजिट ही चलते रहेंगे। हमें उनको ढूंढना पड़ता है। एक ना बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जिसके लिए हम कहते हैं ना, ईट द फ्रॉग। ओके। ईट द फ्रॉग का मतलब क्या है? मेरे सामने 5 टास्क हैं, आउट ऑफ 5 मैंने अपनी कुछ प्रायोरिटीज सेट कर ली। अब उन प्रायोरिटीज से मुझे ये देखना विच टास्क इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर मी फॉर द प्रेजेंट मोमेंट। जो सबसे इम्पॉर्टेंट होगा वो मेरे लिए फ्रॉग है। आई हैव टू चूज़ माई फ्रॉग। अब हमें पता ही नहीं है बच्चों को कि मेरे लिए इन 5 में से कौन सा पैरामीटर, कौन सा टास्क मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी प्रायोरिटी हम सेट नहीं करते हैं। अब बिकॉज ऑफ दैट हम अपने फ्रॉक को नहीं पहचानते, हम उसको ईट नहीं कर पाते, तो इट मीन्स वी आर जस्ट किलिंग आवर टाइम। जिसने फ्रॉक को ईट कर लिया, इट मीन्स हमने उसमें टाइम को यूटिलाइज कर लिया, अपनी प्रोडक्टिविटी को नहीं बढ़ाते हैं। एक मैं बहुत अच्छा एग्जाम्पल सब बच्चों को देती हूँ। एक दिन में 24 घंटे होते हैं और ये 24 घंटे सालों से एक दिन में वही चल रहे हैं, वही नेचर का रूटीन है, दिन से रात, रात से दिन। वो 24 घंटे एक इंडिविजुअल के खुद के हैं। आप अपनी लाइफ का 1 मिनट भी कभी किसी से शेयर नहीं कर सकते हो। दैट इज़ योर टाइम। बिल्कुल। अब उस टाइम को, ये मेरा अपना डिसीजन है, मैं उसको कैसे यूटिलाइज कर रही हूँ। आई कैन नॉट शेयर माई सिंगल 1 सेकेंड विद एनी वन। अब ये मेरा डिसीजन है, मैं उसको वेस्ट कर रही हूँ या मैं उसको यूटिलाइज कर रही हूँ। कोई एक पर्सन 24 घंटे में से 8 घंटे की नींद ले रहा है, कोई 12 घंटे की नींद ले रहा है, कोई सोता ही रहता है, जिसको हम लेज़ी कहते हैं, है ना। ये जो लेज़ीनेस होता है ना, ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है जो हमें, हमारे अंदर हमें जो खाता जा रहा है हमारे डेवलपमेंट को, मेंटल ग्रोथ को। और वहीं पर हम 24 आवर्स अ डे, देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स जो टीनेजर्स में रहकर आज बिलियनर्स बने हुए हैं, बिकॉज उन्होंने 24 आवर्स को मैक्सिमम यूटिलाइज़ किया है। और जो बच्चे उसको मैक्सिमम यूटिलाइज ना करके मैक्सिमम वेस्ट करते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो यूथ यहाँ वहाँ जो है घूमता है, गलत एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होता है, फिर उनकी काउंसलिंग्स होती हैं, फिर एक बाद में क्या रहता है, रिग्रेट। काश मैं लाइफ के उस फेज़ में अगर मैं ये थोड़ा सा एफर्ट कर लेता ना, थोड़ा सा और कर लेता, या मैं मेहनत कर लेता, तो आज मेरा जो ये फेज़ चल रहा है ना, इससे बेटर कुछ होता। वो काश है ना, वो बहुत बुरी चीज़ है आकाश, बहुत बुरी। वो जो काश इंसान को ऐसा खाता है, तो ये छोटी सी ज़िंदगी है, बर्थ से लेकर डेथ तक। ये अगर हमने काश रख लिया, जिसने ये समझ लिया सपने देखो, सपने देखना बहुत अच्छी बात है। APJ अब्दुल कलाम हमेशा कहते हैं ड्रीम ड्रीम ड्रीम। उनकी आप बात सुनना, ड्रीम्स कम योर थॉट्स एंड थॉट्स बिकम्स योर एक्शंस। जिसने इसको लाइफ में इम्प्लाई कर लिया, वो लाइफ में कभी भी पीछे नहीं रह सकता। टाइम मैनेजमेंट का मतलब इन शॉर्ट है लाइफ मैनेजमेंट। सो दे आर सो मेनी थिंग्स। और आपकी डे टू डे लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो 1 सेकेंड में ग्रास्प कर लेंगे। ओ आई एम वेस्टिंग माई टाइम इन दिस पर्टिकुलर एक्टिविटी, आई हैव टू फाइंड आउट दैट एक्टिविटीज़। मुझे देखना है। एक वन मोर इम्पॉर्टेंट, जब हम टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं, जेड़ा चला ओदे साथ चली। मतलब कुछ ऐसे लोग होते हैं ना, कोई भी काम आ गया मुझे दे दो, आई विल डू इट। कोई भी काम आ गया, आई विल डू इट। एक इंडिविजुअल कितने काम करेगा? एंड बिकॉज ऑफ नॉन प्रोडक्टिव टास्क इन योर लिस्ट, यू आर वेस्टिंग योर टाइम, जो आपको बहुत अच्छे किसी काम पे लगाना था, वो टाइम आपने वहाँ से लगा कर वहाँ कर दिया। तो अगर हर रास्ते को चलते हुए कर लोगे, गली पालोगे कि नहीं ये भी मैं कर लूँगा, ये भी मैं कर लूँगी, तो उसकी वजह से क्या होगा, मेरा जो टाइम मैंने किसी और चीज़ पे लगाना था जिससे मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़नी थी, वो प्रोडक्टिविटी किसी भी चीज़ में हो सकती है। आपकी हॉबी में हो सकती है, आपके वर्क प्लेस पे हो सकती है, आपके घर के किसी टास्क में हो सकती है। मुझे वो प्रायोरिटी ही नहीं पता लगती। कहीं ना कहीं हम कॉम्प्रोमाइज़ खुद के साथ कर लेते हैं। खुद के साथ कर लेते हैं, और उस चीज़ में बाद में क्या होता है, फ्रस्ट्रेशंस होती हैं। बिकॉज एंड रिजल्ट्स आउटकम बेस्ड अगर हम बात करते हैं, तो आउटकम जब आपके
आपके अकॉर्डिंग नहीं आते हैं तो आप क्या होते हो, डिससेटिस्फाइड होते हो, डिससेटिस्फैक्शन क्रिएट्स योर फ्रस्ट्रेशन इन योर माइंड, और फिर कहीं ना कहीं एक वो मल्टीपल प्रॉब्लम्स आती हैं जिससे साइकेट्रिस्ट का आजकल बिजनेस बहुत इंक्रीज हो रहा है, बिल्कुल। राइट? तो तो मैम आपने बोला कि ये जो 24 घंटे हैं ना, ये सालों से सदियों से ऐसे ही चलते आ रहे हैं। राइट। तो अगर मैं कहूँ कि जो पहले के, आज से अराउंड 50 साल पहले या 70 साल पहले का जो टाइम था, बेसिकली उनके पास कहीं ना कहीं टास्क कम थे, हमारे पास टास्क ज़्यादा हैं। तो हमारे पास भी 24 घंटे है, तो हम उसको कैसे मतलब संभालें, कैसे क्या करें, मतलब वो चीज़ें कैसे हम मैनेज कर सकते हैं? क्योंकि हम कह देते हैं बहुत आसानी से, हमने बोला कि भैया 24 घंटे उनके भी थे, 24 घंटे हमारे भी हैं, वो भी तो मैनेज कर रहे थे अपनी चीज़ों को, लेकिन हम नहीं कर पा रहे। वो क्या रीज़न है हम नहीं कर पा रहे? इसके ना कई सारे रीजंस हैं, हम दो तीन मैं इसमें लाइक कोट करना चाहूँगी। सबसे पहले देखो, पहले ना हमारी जॉइंट फैमिलीज़ होती थी, वहाँ पे ना टास्क बड़े डिफाइंड होते थे, आपने ये करना है, आपने ये करना है, माइंड उससे ज़्यादा कहीं लगता ही नहीं था। और जब जॉइंट होता है तो हमें पता है ना, हैव अ क्लियर कट, कि मेरे को माइंड में ये पता है कि मुझे ये काम करना है, इनको ये काम करना है, इनको ये काम करना है, तो हम ये कह सकते हैं ना, सेग्रीगेशन ऑफ वर्क हैज़ बिन डन इन दैट फेज। तो बर्डन होगा ही नहीं, क्लियर कट है। मैं अगर ये कहूँ कि फैमिली में एक मेल और एक फीमेल है, तो मेल की जो टास्क है उन्हें फैमिली को रन करने के लिए, इनकम अर्न करने के लिए जाना है, एंड फीमेल का टास्क है घर के सभी काम को संभाल के फैमिली का टेक केयर करना है। बड़ों का काम है कि परिवार में जो होता है आशीर्वाद के, उसमें सबका ध्यान रखना है, एक मैनेजमेंट होती थी। आज के टाइम पे अगर मैं वही चीज़ कहूँ तो हम क्या करते हैं, हम लोग न्यूक्लियर फैमिलीज़ की तरफ जा रहे हैं। न्यूक्लियर फैमिलीज़ में अब 24 आवर्स में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी फैमिली में बाकी सभी मेम्बर्स में बटी हुई थी, आज वो एक पर्सन पर क्या है, प्रेशर तो क्रिएट करेगी। अगेन वहाँ पे जो मेल और फीमेल ने अपने टास्क को डिवाइड किया हुआ था, आज हम अपनी इंडिविजुअलिटी पर जीते हैं। आई हैव टू डू दिस। मैंने अगर अपने करियर में सेटअप होना है तो मेरे हस्बैंड को भी होना है, मुझे भी होना है, मेरे फादर इन लॉ को अपना लाइफ में अपने करियर गोल्स है, मदर इन लॉ के अपने हैं, बच्चों का अपना स्केड्यूल है। इंडिविजुअलिटी की वजह से 24 आवर्स का जो टाइम सेग्रीगेशन था ना, वो डिवाइड होता जा रहा है बहुत ज़्यादा। उसकी वजह से क्या है कि हमारे जो आर्ली बेसिस हम कह सकते हैं, या हम डेज़ की हम बात कर रहे हैं, वो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन है ना किसी और फेज़ में जाता है। तो वो भी कहीं ना कहीं कारण है जो पहले और आज में हम कहीं ना कहीं डिफ़िकल्ट उसमें आते हैं। सेकंड थिंग मुझे लगता है जो पहले और आज में क्या है, वो मिनिमम रिसोर्सेज के साथ जीना जानते थे, मिनिमलिस्ट थे। जैसे उसमें भी कि जैसे कि आज अगर हम इन्फ्लेशन की एग्जांपल देकर, घरों में हर घर में एग्जांपल है, एक घर में अगर एक गाड़ी की ज़रूरत है और उसमें काम चल सकता है, लेकिन नहीं, आपको ऑफिस अलग जाना है, मुझे ऑफिस अलग जाना है, हम दोनों के रास्ते अलग हैं, तो दो गाड़ियाँ आएंगी ही आएंगी, ठीक है। बेसिकली अगर फॉर एग्जांपल मेरी पॉकेट अलाउ नहीं कर रही तो मेरा इकोनॉमिक सिस्टम अलाउ कर देता है, मुझे लोन की फैसिलिटी मिल जाती है, एंड आई एम जस्ट क्रिएटिंग माई ओन लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी इंक्रीज करके आई एम अवेलिंग अ कार, एक उसको मेंटेनेंस के लिए अलग लाइबिलिटी, और सर्विस में क्या होगा, दोनों को मेंटेनेंस का करके मेरे ऊपर एक और बर्डन इंक्रीज हो गया। बट मुझे वो कार की फैसिलिटी से कहीं ना कहीं ईज़ में आ गए हम। पहले क्या होता था, घरों में पूरे घर में भी पूरी गाड़ी बहुत रेयरली होती थी, हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर रिलाई करते थे, और उनका टाइम बड़ा फिक्स होता था। फिर से हम टाइम मैनेजमेंट की हम बात करेंगे ना उस चीज़ में। जब हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे हम लोग फिक्स रहते थे तो हमें पता है कि ओ ट्रेन के टाइमिंग है ना 7 o'clock है, तो हम 6:55 पे वहाँ 5 मिनट पहले पहुँच जाते थे। बिल्कुल। अब अगर मुझे अपने घर से गाड़ी से निकलना है तो शायद मैं कंप्लीट 8 बजे निकलना, कोई नहीं, आराम से चले जाएंगे, खुद से जाना है, इतने किलोमीटर का रास्ता है, इतनी स्पीड लेंगे, हम लोग निकल जाएंगे। एंड बिकॉज ऑफ दैट वी आर जस्ट एंटरिंग इन अ हसल बसल टाइम। वो 24 आवर्स हमारा फिर कहीं ना कहीं, देखो कहीं ना कहीं ये जो टाइम को मैनेज करते करते पीस ऑफ माइंड भी डिस्टर्ब होता है। और इस हसल बसल की वजह से कितने एक्सीडेंट्स होते हैं हमारे, कितना ज़्यादा, मतलब हम ये कह सकते हैं ट्रैफिक इंक्रीज़ हो रहा है। आज अगर हम दिल्ली का एग्जांपल लेते हैं, मेट्रो भी हमने स्टार्ट कर ली है, हमारे पास इतनी मतलब डीटीसी की बसेस भी होती हैं, इंडियन रेलवेज भी है, एयरपोर्ट भी है, सब कुछ है, स्टिल दिल्ली का जाम जो वो कंट्रोल में नहीं आता है। बिल्कुल। अगेन वही है, एक कोने में वहाँ है, एक कोने में वहाँ है, हर एक को अपने ईज़ के हिसाब से रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी चाहिए। पहले मिट्टी के घर होते थे, दीवारें ठंडी रहती थी, फिर सीमेंट आया, फिर हमने एडवांसमेंट की तरफ आए ना, हम कहते हैं बहुत ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज़ हो गई है, हम हर बिना एसी के हम नहीं रह सकते। वो एसी से जो बाहर रेडिएशंस हो रही है वो भी तो कहीं ना कहीं हमें मतलब इनडायरेक्टली इफेक्ट तो डाल ही रही है ना। बिल्कुल। मतलब और आज एक सबसे बड़ा हैरानी की बात क्या है, 10 से 20 साल पहले जब हम लोग कहते हैं हम गाँव से पहले शहर में आए,
बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट हम बिल्कुल। गांव से शहर में आ रहे हैं कि हमें ये भी चाहिए वो चाहिए, फैसिलिटीज़ की वजह से आज शहर से परेशान होकर हम दोबारा से गांव में जाना चाहते हैं। छुट्टियों में जाते हैं ना कि हम ऐसे एरिया में जाएंगे, मड हाउस जो आजकल बड़ा ट्रेंड में चल रहा है, या फिर हम पहाड़ी एरिया में निकल जाते हैं सुकून ढूंढने के लिए। अगेन ये तो ये कुछ सब मुझे लगता है ये शायद कहीं ना टाइम को मैनेज ना करने की वजह से Yes, फ्रस्ट्रेशन जो क्रिएट हो रहा है, yes. ये रीजंस हैं सच में। बिल्कुल। हम अपने वर्किंग टाइम में हमारे लाइक हम कहेंगे 8 आवर्स की हम लोग कोई शिफ्ट करते हैं, कहीं हम काम करते हैं, लेकिन हम एक्स्ट्रा बेनिफिट्स के लिए, इंसेंटिव्स के लिए हम 8 से 12 आवर्स भी कर लेते हैं। परफॉर्मेंस में हम रेस में दौड़ रहे हैं, उस रेस में मुझे नंबर 1 आना है, और नंबर 1 आने के चक्कर में हम अपने उसमें कंप्लीट डेडिकेशन टुवर्ड्स योर वर्क, मतलब वो बैलेंस हमें लेकर आना है। वी हैव टू स्टॉप आवर सेल्फ, हमें पता हो हमें कहाँ रुकना है और कहाँ हमें स्पीड पकड़नी है। जिस दिन हमें ये समझ में आ गया उस दिन टाइम अपने आप मैनेज हो जाएगा। तो ये हमारे लिए बड़ा चैलेंज है, वेयर वी हैव टू स्टॉप एंड वेयर वी हैव टू स्टार्ट, वो गेयर अप कहाँ करना है। तो कहीं पर हम देखेंगे यहाँ जितने आप मेट्रो सिटीज़ में जाएंगे वहाँ दौड़ रही है दुनिया, सब भाग रहे हैं सुबह से लेकर रात तक। और वहीं अगर मैं हमारे डिपार्टमेंट में, अगर मैं अपने ही डिपार्टमेंट में देखूँ, इन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट डिपार्टमेंट्स में बच्चों को, दे आर सो लेज़ी, दे आर डोंट वैल्यू द टाइम। तो मैं कंपेयर करती हूँ एक जो दुनिया मेट्रोपॉलिटन में ऐसे दौड़ रही है और ये जो बिल्कुल चल ही नहीं रहे हैं, ये टाइम को ही तो मैनेज नहीं कर रहे हैं। उन्हें शायद हम थोड़ी स्पीड कम करनी चाहिए और इन्हें थोड़ा गैर अप करना चाहिए। इस बात पे मैं एक बात कहना चाहूँगा कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जो आपके आईटीआई वाले स्टूडेंट्स कह लो या कोई भी कह लो, तो इनको ना शायद टाइम की वैल्यू के साथ साथ ना मुझे लगता है कि उनको रिसोर्सेज की भी वैल्यू नहीं है, क्योंकि उनको वो Yes. रिसोर्सेज ना बहुत कम वैल्यू में मिल रहे हैं। कम वैल्यू में अगर मिलता इनको है। यही कोई एक बहुत हैवी एग्जाम देना पड़े और बहुत टफ एग्जाम देना पड़े, उसके बाद जाके इनको एडमिशन मिले, तो शायद ये वैल्यू कर पाएँ। हाँ, ये भी एक कहीं ना कहीं क्वेश्चन मैं मानती हूँ इस चीज़ पे कि सिस्टम को थोड़ा सा चेंज करना चाहिए, कि अगर हम थोड़ा कॉम्पिटिटिव करेंगे तो स्टूडेंट्स थोड़ा सीरियसनेस में भी आएंगे। बट मैंने जिस तरह से यहाँ पे डिपार्टमेंट में देखा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है कि सभी ऐसे होते हैं, कुछ क्रीम भी निकलते हैं, दे आर सो वेल डिसिप्लिन्ड, डेडिकेटेड, और उन्हें पता है कि आज अगर हमने यहाँ पे ये काम सीख लिया और हम इन फ्यूचर हम करेंगे तो उनकी नर्चरिंग इस तरह से होती है, वो बहुत अच्छे डेजिग्नेशन पे भी जाते हैं। बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास। बस प्रॉब्लम ये है कि इनकी रेशो थोड़ी कम है। और हमारे लिए चैलेंज क्या रहता है, इनका जो ड्यूरेशन रहता है ना कोर्स का, दैट इज़ 1 ईयर और 2 ईयर। हमारा इंट्रैक्शन थोड़ा सा भी अगर बढ़ जाता है इनसे, थोड़ा ज़्यादा हम इन लोगों को मतलब गाइड कर सकते हैं इंडस्ट्री के लिए रेडी करना, जैसे हमारा जॉब रहता है, इनको कम्युनिकेशन, इनका पर्सनालिटी डेवलप करना, तो अगर थोड़ा सा टाइम अगर हमारे लिए भी बढ़ जाए इनके साथ, तो हम उनको कोशिश कर सकते हैं वो राइट डायरेक्शन में थोड़ा सा स्विच करके इधर लाने में। और ये तो बहुत बड़ा चैलेंज है वैसे हम लोगों के लिए कि इनको, बिकॉज ये जो एज होती है ना टीनेजर वाली जो होती है, जिसको हम करियर ओरिएंटेड कहते हैं, 14 से लेके आप 25 तक मान के चल लीजिए, उसमें क्या होता है कि उन्हें समझ नहीं आता, नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा जल्दी अट्रैक्ट करती हैं उनको, तो उसमें एडामेंट हो जाते हैं बच्चे उस पॉइंट पर। वही करियर का मेन है जहाँ पे माइंड जो चीज़ों को बहुत जल्दी मतलब कंज्यूम करता है। तो हमारे लिए बड़ा चैलेंज है उनको अपने हिसाब से चेंज करना, उनको मोल्ड करना बेसिकली। तो हम करते हैं कोशिश, थोड़ा टाइम हमें उसमें भी कम लगता है, वो टाइम थोड़ा बढ़ा देना चाहिए, थोड़ा सा इस चीज़ का रहता है। ठीक है। तो मैम हमने बात करी टाइम की, तो अब टाइम मैनेज करके हमने एट द एंड हमने सक्सेस की तरफ जाना है। राइट। सक्सेस की तरफ जाना है तो कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि जब हमें सक्सेस मिल जाएगी तब हम बहुत खुश हो जाएंगे। मतलब ऐसा ऐसा सोचते हैं कि जब हम वो पहाड़ की चोटी पे पहुंच जाएंगे ना, तब हम उसे सेलिब्रेट करेंगे। तो इस बारे में आप क्या कहोगे कि ट्रू मीनिंग ऑफ सक्सेस क्या है और ट्रू मीनिंग ऑफ हैप्पीनेस क्या है? ये बड़ा ही मतलब एक ऐसा डिफ़िकल्ट सा क्वेश्चन है जिसको, और ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल बड़ा वेरी करता है। एक्चुअली सबसे बड़ा तो क्वेश्चन ये है कि सक्सेस एक्चुअली में है क्या। आज अगर मैं जिस पॉइंट पर हूँ और मैं सेटिस्फाई हो जाती हूँ, आई एम सो सेटिस्फाइड कि मैं आज यहाँ तक मैंने ग्रो किया है, तो इसका मतलब मैंने कहीं ना कहीं खुद को एक्सेप्ट कर लिया कि दिस इज़ द माई लास्ट कैपेबिलिटी, आई कैन नॉट डू मोर बेटर देन दिस। लेकिन अगर मेरे अंदर क्रेविंग है स्टिल, नो आई कैन डू मोर बेटर, आई कैन डू मोर बेटर, मैं अभी तक सेटिस्फाई नहीं हुई हूँ, इट मीन्स देयर इज़ अ स्कोप ऑफ ग्रोथ इन माई पर्सनालिटी। एक इंडिविजुअल की हम बात करते हैं, तो ये जो क्रेविंग अगर हर टाइम रहेगी तो वो क्रेविंग में लाइफ में जंप्स आते हैं,
उन जंप्स को हम सक्सेस कहते हैं। वो जंप्स कभी फ्लिप करके अप होंगे, कभी डाउन हो सकते हैं, लेकिन जितना आप अप जाएंगे तो वो आपका ग्रोथ लेवल को कहीं ना कहीं जज करता है। तो सक्सेस तो वो होगी, लेकिन जब आप सक्सेसफुल हो जाएंगे ना, इट्स नॉट मैंडेटरी कि आप उस टाइम बहुत खुश हो जाएंगे और वो हैप्पीनेस आप अचीव कर लेंगे। आई कैन नॉट से सक्सेस इज इक्वल्स टू हैप्पीनेस, नो। हैप्पीनेस जहाँ पर आ गया, हैप्पीनेस क्या है? इट्स अ स्टेट ऑफ माइंड। नाउ आई एम सेइंग कि मैं स्टेट पर आज यहाँ पहुँची हूँ एंड आई एम सो हैप्पी, स्टिल आई एम क्रेविंग फॉर माई सक्सेस। मैं हैप्पी हूँ क्योंकि मैंने इस स्टेट को एक्सेप्ट किया है एंड दिस इज़ सो गुड। वो सिर्फ मेरा एक्सेप्टेंस पे है। और सक्सेस में अगर मैं कहूँगी कि कल नहीं, मुझे तो अभी और भी आगे जाना है, और भी आगे जाना है, और वो मुझे फ्रस्ट्रेट करता रहे, तो और उसके बाद जब मुझे अचीव होएगा तो मुझे नहीं, वो फेज़ ज़्यादा अच्छा था, ये मैं कहाँ आ गई, मैं स्टक्ड हो गई मोर उस चीज़ में। तो वो जो वहाँ पे मेरी सैलरी, मेरा रिकग्निशन, मेरा सब चीज़ें इंक्रीज़ होगी, स्टिल आई एम नॉट फीलिंग हैप्पी। तो ये मेरा स्टेट ऑफ माइंड है। ये कब आएगा? मेरे एक्सेप्टेंस पे आएगा। व्हाट इज़ हैविंग इन माई हैंड्स, तो वो मेरे को ये करना है कि दिस इज़ सफिशेंट फॉर मी एंड आई एम सो ब्लेस्ड, आई एम सो, मैं कह सकती हूँ इसको कि गॉड को हम थैंक्स कह सकते हैं कि जितना आपने दिया और वो बहुत दिया। और एक मेरे को बड़ा रहता है कि थोड़ा है और थोड़े की ज़रूरत तो हमेशा बनी रहेगी। बिल्कुल। तो जब तक ये रहेगा ना, थोड़ा है थोड़े की ज़रूरत बनी रहेगी, तो वो स्कोप आगे बढ़ने का भी रहेगा और अंदर से सेटिस्फाई होके हम खुश भी रहेंगे। तो खुशी तो हमने ढूंढनी है और वो हमारे अंदर ही है, वो किसी और चीज़ में हो ही नहीं सकती। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा कह सकते हैं हम कि सक्सेस तो आप डिफाइन कर ही नहीं सकते। सबसे पहले No. आपको लगा कि आपको ये चाहिए था तो आपके लिए ये सक्सेस है। अगर आपको अभी भी लग रहा है कि मुझे कुछ और चाहिए, तो ये एक पार्ट ऑफ सक्सेस है। Yes. ये स्टेप ऑफ सक्सेस है। Yes. और हैप्पीनेस को आपको हर पार्ट पे एंजॉय करना होगा, हर स्टेप पे एंजॉय करना Yes. होगा, तभी आप उस पॉइंट पे जाके। तभी आप उस पॉइंट पे जा पाएंगे। और जब तक आप खुश नहीं रहेंगे ना, तब तक आप है ना वो सक्सेस की स्टेजेस पर जा ही नहीं पाएंगे। आप उसे इंजॉय ही नहीं कर पाएंगे। कहीं ना कहीं आपको डिससेटिस्फेक्शन रहेगा। डिससेटिस्फेक्शन से देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स। आज अगर मैं एग्जांपल अंबानी फैमिली का ही लेके चल रहे हम, उससे ज़्यादा तो कोई पैसे वाली फैमिली है नहीं ना। तो उस फैमिली को अगर हम देखें तो उनके पास, आपको क्या लगता है कि दे आर सो मच हैप्पी? शायद आप कभी उनसे पूछना क्या उनकी लाइफ के चैलेंजेस नहीं, हर दिन चैलेंजेस आते हैं। अगर इतना ही उनकी लाइफ इतनी हैप्पी है तो उनके घर में क्या कोई मेडिसिन नहीं मिलती हैं? शुगर, डायबिटीज़ जिसको हम कहते हैं, अगर हम इसका ओरिजिनेट देखें तो वो क्या है? जब आप एक्सेस किसी चीज़ के बारे में सोचते हो, टेंशन होती है, तो कहीं ना कहीं डायबिटिक पेशेंट हो जाते हो। उनको नींद आती है, उनसे सोच के देखना। जितना ज़िंदगी में हायर डेजिग्नेशन पे जाएंगे, उतना आप ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे, उतना ज़्यादा आप आंसरेबल हो जाएंगे। उसका आपके एक सिंगल डिसीजन से भी बहुत इफेक्ट होता है। और जहाँ इतना इफेक्ट होगा वहाँ स्ट्रेस होगा, जहाँ स्ट्रेस होगा वहाँ हैप्पीनेस कैसे आ सकती है? बिल्कुल। देर इज़ नो स्पेस ऑफ हैप्पीनेस when you are entering in स्ट्रेस लेवल ना। स्ट्रेस लेवल जब जीरो होगा, हैप्पीनेस तो तभी आएगी। और जितने ऊंचे ओहदे पे जाएंगे वहाँ स्ट्रेस बाय डिफ़ॉल्ट आएगा ही आएगा। फॉर अ सिंगल डिसीजन यू हैव टू थिंक फॉर मल्टीपल टाइम्स। तो ये चीज़ हमेशा रहती है। और एक बेगर है, उसको क्या है, उसके पास मिनिमल रिसोर्सेज हैं, वो उन्हीं के साथ अपना शाम को बड़ी शांति से सो रहा है। वो सुबह जब उठ रहा है बड़ी शांति से उठ रहा है, दिन शुरू किया। आई थिंक उससे ज़्यादा खुश कोई नहीं होगा। ना कुछ गंवाने का डर है, ना कुछ पाने की मतलब उसको इच्छा होगी, है ना? तो फिर इससे तो ये बात हुई ना कि जहाँ बात करें ना उसको गंवाने का डर ना पाने का डर से, तो ये कहीं ना कहीं फिर हमारी एक तरह से एक्सपेक्टेशंस को लेके भी है। बिल्कुल, एक्सपेक्टेशंस को लेके भी है। देखिए, मैंने जो एग्जांपल्स दिए हैं दोनों मैंने एंड के दिए हैं, कि एक बिल्कुल लोअर दिया है और एक मैंने बिल्कुल हाई एग्जांपल दिया है। बट मेजॉरिटी ऑफ अ पॉपुलेशन कहीं ना कहीं वो मिडल उसमें हम एंगेज रहते हैं, हम जूझते रहते हैं थोड़ा सा आगे बढ़ने में, थोड़ा सा और पुश मिलने में, और उस हल्के हल्के पुश में हम हैप्पीनेस अपना ढूंढते हैं। किसी के लिए ना हैप्पीनेस होगा कि प्रमोशन मिल जाए, किसी के लिए हैप्पीनेस होगा आज शाम के घर पे मिठाई आ जाए, है ना, वो उसके चेहरे पे बहुत खुशी लेकर आए। इसके लिए सबसे अच्छा एग्जांपल है, मैं ना एक छोटे से बच्चे को देख सकते हैं, उससे बड़ा अच्छा एग्जांपल ले सकते हैं। छोटे से बच्चे को अगर मान लो उसने कोई टॉय चाहिए, उसकी हट लग गई, जिसको हम कहते हैं बाल हट। उसने ये कहा कि मुझे तो यही चाहिए यही चाहिए, आपने ला के दे दिया तो ठीक है, नहीं ला के दिया तो वो बड़ा उदास। लेकिन अगर आपने उसको समझा दिया उस टॉय के रिगार्डिंग कुछ और, तो वो बच्चा वहीं मान जाएगा। उसकी फेवरेट चॉकलेट आ गई, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं है। आज आप अब अगर हम अपनी स्टेज में कहें, हम चॉकलेट से इतना खुश नहीं होते होंगे, लेकिन छोटे बच्चे तो टॉफ़ी से ही खुश हो जाते हैं। तो वो जो बचपन में एक टॉफ़ी से भी खुश हो जाता है ना, वो छोटे छोटे पॉइंट्स में अगर हम अपनी ज़िंदगी में खुशी ढूंढेंगे ना, तो हमारे लिए सक्सेस और हैप्पीनेस में डिफरेंस भी समझ में आ जाएगा और हम उसमें ना कैओस फील नहीं करेंगे।
जैसे मैंने बताया कि कोई एक मूवी देख के कोई खुश हो जाता है, कोई गाने सुन के खुश हो जाता है। हमें अपने अपने हैप्पीनेस है ना मूड स्विंग्स के अकॉर्डिंगली खुद को समझना चाहिए। किसी को पहाड़ों में जाके सुकून मिलता है, मुझे तो बड़ा मिलता है जब मैं पहाड़ों में जाती हूँ। मुझे लगता है माउंटेन्स आर कॉलिंग मी। तो जैसे अब आपने कहा कि सुकून मिलता है, ठीक है। अब मैं कहता हूँ वो लोग कौन हैं जिनको सुकून नहीं मिलता, जिनकी एक्सपेक्टेशन उनको मार रही है, वो सुकून नहीं ले पा रहे हैं, तो उस बारे में आप क्या बताओगे? मतलब वो जो एक्सपेक्टेशन और सुकून ना मिलना से वो एक कहीं कहीं ना कहीं टेंशन्स, हाइपर टेंशन्स एंड डिप्रेशंस का जो दौर है, उनका पूरा रास्ता है, वो कैसा? एक्चुअली एक्सपेक्टेशंस के साथ है ना हम लोगों में पेशेंस नहीं है। ये वही मैं आपसे पहले भी बात कर रही थी, जैसे मैंने कहा था कि हम आज की ऐसी जनरेशन में हैं जहाँ हम भगवान से ये प्रे करते हैं, ओ गॉड गिव मी सम पेशेंस बट बी फास्ट, कि रेस में मतलब मुझे वहाँ पे भी फर्स्ट ही आना है पेशेंस लेने में। तो ये जो हम बहुत जल्दी जल्दी में हर चीज़ चाहते हैं ना, और जब भी कोई चेंज आता है ना, चेंज हमेशा टाइम लेता है। हम ट्रांजिशन फेज़ में प्रॉब्लम में आते हैं, जब ट्रांजिशन एक चीज़ बदलने के दूसरे बदलने तक जो बीच का फेज़ होता है ना, वो हमारे बड़ा चैलेंजिंग रहता है। अब उसमें जो निकल गया पेशेंस के साथ, वो कहीं ना कहीं अपना बड़ा फ्लुएंटली निकल जाएगा। जो वहाँ फंस गया ना, वो इतना उलझ जाएगा, फिर वो एक्सपेक्टेशंस, मुझे ये करना था, मुझे वो करना था, और वो कर नहीं पाएगा, और सिर्फ सोच सोच में ही अपने टाइम को भी बर्बाद कर देगा, फ्रस्ट्रेशंस में आ जाएगा, हाइपर टेंशन्स में आ जाएंगे, और आउटकम कुछ भी नहीं आएगा। तो बेटर ये है कि जिसका क्लियर कट माइंड रहेगा, क्या मुझे ये करना है, अब करना है, ऐसे करना है। इट मीन्स लाइफ में प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आपने जो भी करना है, एक्सपेक्टेशंस अगर आप प्लानिंग के साथ करेंगे ना, तो वो भी हर्ट नहीं करेंगी। उसके अकॉर्डिंग आप अपने उसमें एफर्ट्स डालेंगे, अपने डेडिकेशंस देंगे, तो उसके बाद आउटकम आएगा तो रिजल्ट आएगा, तो फिर आप खुश होंगे। अब मैं बहुत सारे जैसे जो यूथ है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, जिनका रिजल्ट्स नहीं मतलब उनके अप्रॉक्सीमेट आता कि मेरे को रिज़ल्ट इतना एक्सपेक्ट था और इतना आया, तो कहीं ना कहीं वो अपने एफ़र्ट्स को कम होते हैं, उसको एक्सेप्ट नहीं करते कि मुझे थोड़ा और एफ़र्ट करना चाहिए था। उसके लिए एक्सक्यूज़ेस बनाते हैं अपने मन को सेटिस्फाई करने के लिए। क्या एक्सक्यूज़ेस बना सकते हैं? मे बी पेपर बहुत टफ था इस बार, है ना, लास्ट टाइम वाला होता ना तो मेरे बहुत अच्छे नंबर आ जाते, हम भी करते आए हैं, है ना, ऐसे करते आए हैं। रिजर्वेशन, अगर रिजर्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कहेंगे, अगर मैं जनरल कैटेगरी का हूँ और मैं ऐसी कैटेगरी में होता, देखो मेरा हो जाता। ये सिर्फ एक्सक्यूज़ेस हैं। जिस बच्चे ने अगर कंप्लीट 100% मार्क्स लिया है, उसकी कैटेगरी, उसका ये पेपर टफ होना मैटर ही नहीं करता। उसने वहाँ पे अपने डेडिकेशन, अपने एफर्ट्स को कम्प्लीटली भर भर के वहाँ पर उसमें दिया है, एंड एंड रिजल्ट उसके अकॉर्डिंग ही आया है। सो ये सब चीज़ें क्या है कि एक पर्सन के अपने इंडिविजुअल एफर्ट्स कितने हैं उस काम को करने में। तो एक्सपेक्टेशंस तो होंगी, लेकिन आपके एफर्ट्स के हिसाब से वो कहीं ना कहीं मीट आउट भी होंगी। ठीक है। ये बात हमने करी एक सक्सेसफुल लाइफ में, करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आज के जो टाइम चल रहा है ना, उसमें कहीं ना कहीं ये एक्सपेक्टेशन, डिप्रेशन और सोरोनेस और सब चीज़ें ना, ये कहीं ना कहीं रिलेशनशिप्स में भी आ गई हैं। बहुत आई ये है। बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। तो जो है, आप उनके लिए क्या बताना चाहोगे? कि एक्चुअली हम लोग है ना रिलेशनशिप्स को टाइम ही नहीं दे रहे हैं। ये एक वजह है, हम दौड़ में चलते जा रहे हैं, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। जैसे मेरे कुछ नोन हैं, अभी रिसेंट में उनकी शादी हुई है, तो उनकी शादी को सिर्फ 3 मंथ्स हुए हैं, और उनकी वाइफ की पोस्टिंग जो है तेलंगाना आई है, एंड ही इज़ वर्किंग इन आवर सिटी सोनीपत। तो आई वॉज़ वेरी सरप्राइज्ड कि अभी अभी आपने एक रिश्ता शुरू किया है, एक बॉन्ड बनेगा, और जस्ट फॉर द सेक ऑफ जॉब शी विल लिव देयर एंड यू विल लिव हेयर। तो वो एक्सपेक्टेशन जो एक रिश्ते से आप मान के चल रहे हो, जिसको आप मैरिज कहते हो, इट्स अ प्रॉमिस टू लिव टुगेदर, कहाँ है टुगेदरनेस उस चीज़ में? कहीं अगर आपको उनकी ज़रूरत हुई, वो तेलंगाना से आएंगी, जब उनको आपकी ज़रूरत हुई तो आप तेलंगाना जाएंगे, कितने घंटे का सफ़र है ना? और उस चीज़ में क्या होगा, वो सोरोनेस जो आप कह रहे हो, वो अकेलापन, लोनलीनेस आएगा, और जिसकी वजह से वो रिश्तों में दूरियां आती हैं, और फिर वो वर्कआउट नहीं होता, और फिर कहीं ना कहीं चीज़ें अलग वे में जाती हैं। वहीं से शुरू होता है वहीं से डिप्रेशन शुरू होता है। ये तो चलो आप रिश्तों की बात कर रहे हो, आई वॉज़ वेरी सरप्राइज, एक 7th क्लास का स्टूडेंट जिसको स्कूल का प्रेशर है, सिलेबस बहुत ज़्यादा है, मम्मी घर पे कह रही है पढ़ाई करो पढ़ाई करो, स्कूल में टीचर्स कह रहे हैं पढ़ाई करो, एंड राइट नाउ ही इज़ टेकिंग सेशंस डिप्रेशन से रिलीफ लेने के लिए। सिर्फ प्रेशर क्या है कि मुझे अपना क्लास में फ़र्स्ट आना है,
ये जो क्लास में फर्स्ट आना है, ये जो प्रेशर आप यहाँ दे रहे हो, वो बच्चा नहीं ले पा रहा है। कोई भी प्रेशर जहाँ आएगा वो डिप्रेशन की तरफ जाएगा ही जाएगा। दूसरा क्या होता है, बहुत सारे इसमें अलग फैक्टर्स ये हैं। कुछ स्ट्रॉन्ग होते हैं जो सिचुएशन के हिसाब से निकल जाते हैं, कुछ इमोशनल होते हैं। जो इमोशनल होगा ना वो प्रैक्टिकल कम सोचेगा, जो प्रैक्टिकल होगा वो निकल के सिचुएशन से, मतलब हर एक पर्सन की कैरेक्टरिस्टिक्स की ना अपने बेनिफिट्स हैं और अपने ही थोड़े कुछ लॉसेस भी होते हैं। अब जो प्रैक्टिकल सोच के चलेगा ना वो कहीं ना कहीं फैक्ट्स पे चलता है, लॉजिस्टिक होता है, तो वो लाइफ में स्पीड पकड़ता है आगे बढ़ने के लिए। जो इमोशनल होगा ना वो दिल से कहीं ना कहीं काम करता है, वो उलझता है, डिसीजन मेकिंग थोड़ी सी वीक हो जाती है, डिपेंडेंसी बढ़ जाती है, शायद मुझे ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, और ऐसे करने में ना वो अपॉर्चुनिटी निकल जाती है। जब वो निकल जाती है तो फिर वो एक रिग्रेट होता है, फिर वो एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं करती, फिर वो डिप्रेशन में चला जाता है। आपने बात करी जैसे छोटे बच्चों के भी आजकल सेशंस चल बड़े रहे सेशंस हैं। होते हैं। मुझे सच में मतलब मैंने ऐसे एग्जांपल्स अभी तक देखे नहीं है, आपने देखे हैं तो आप बता रहे हैं। तो उनके सेशंस में उनको ऐसा क्या बताया जा रहा है, मतलब एक छोटे से बच्चे को क्या समझ आ सकती है, वो अपने चीज़ों को वो उनका एक तो सबसे पहला मेरा सवाल है कि वो ऐसा हुआ क्यों है। ये कंपटीशन जो हम प्रेशर डाल रहे हैं ना रेस में, मैंने कहा ना फर्स्ट आना है, फर्स्ट आना है। सिर्फ नंबर ही सब कुछ नहीं होते ना, कि 99.8 आपको ही लेने हैं, 98 पे भी आपको लग रहा है कि नो देयर इज़ अ स्कोप ऑफ ग्रोथ। जहाँ हम पहले पास होने के लिए एफर्ट्स करते थे, अब हम क्लास में 99 और 100% तक आने के लिए एफर्ट कर रहे हैं। मेरे तो फादर ने कभी नहीं बोला मुझे मेरे पापा ने भी थैंक नहीं गॉड। बोला बट ऐसे बहुत से पेरेंट्स हैं जो कहीं ना कहीं अपने पीयर ग्रुप की वजह से प्रेशर में आते हैं कि वो कहते हैं शर्मा जी के बेटे ने ऐसा किया, ये मित्तल तो जी की लड़की आगे निकल गई, बहुत तुम पुराना पीछे है। रह गए, है ना। तो ये जो तुम पीछे रह गए, ये जो पीछे रहने वाली जो लाइन होती है ना, ये उस पर्सन को कहीं ना कहीं प्रेशर देती है। और वो बच्चा क्लास में फर्स्ट नहीं आ पा रहा है, सेकंड आ रहा है, वो प्रेशर है, वो प्रेशर वो बियर नहीं कर पाता। सेशंस में क्या है, थेरेपी क्या करते हैं, माइंड को डाइवर्ट करती है। एक थॉट जो दिमाग पे बड़ा भारी हो रहा है ना, उसको वहाँ से चेंज कराना है उसको। वो सिर्फ वो चेंज कराने पे ही थेरेपीज़ होती हैं। उनको गेम्स में इन्वॉल्व करेंगे, उनको ऐसे रिलैक्स जो जो उसको अच्छा लगता है, वो गेम खेलना भूल गया, वो सिर्फ पढ़ाई में ही रहता है, किसी से बात नहीं करता। उनको सोशलाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। आजकल हम वर्चुअल लाइफ पे ज़्यादा जीते हैं रादर कि हम सोशल, मतलब अपना फिजिकल इसमें। बहुत से पहले क्या होता था, गिने चुने 4 दोस्त होते, 5 दोस्त होते थे, ग्रुप होता था। आजकल क्या 500 ग्रुप हों आपके फेसबुक पे या इंस्टा पे, फॉलोअर्स होंगे या आपके फ्रेंड्स होंगे, कितनों को जानते हो। लेकिन अगर उनमें से कोई ऑनलाइन फ्रेंड आपका दुखी हो जाता है तो आप उसके लिए बड़ा मैटर कर जाते हो। वो 5 दोस्त जो पहले होते थे वो कहीं ना कहीं अब मिसिंग है, वो दोस्ती जो हमने देखी है। आज के टाइम पे बच्चे जो हम, जिसको हम ये आप क्या बोलते हो 2000 के जो होते हैं, व्हाट यू सेड, जेनजी। जेनजी। जेनजी में ना बड़ी वो स्वैग वाली दोस्ती होती है, दिखाने वाली जो दोस्ती होती है। सोशल मीडिया पे हर एक चीज़ को हम टैग कर देते हैं, इंस्टा पे कर देते हैं कहीं भी। उससे क्या हम रियलिस्टिक लाइफ से बड़ा पीछे होते जा रहे हैं। वही डिप्रेशन है। वही डिप्रेशन है। गिने हुए 4 दोस्तों के साथ है ना, आप बहुत अच्छी प्रोडक्टिव टॉक कर रहे हो, वो दोस्त जिसको आप एक कॉल करो और वो फटाफट से पहुंच जाए, फिर चाहे रात के 2 बजे हों, वो दोस्त आजकल बहुत कम होते हैं। ये दोस्ती का मतलब ही बहुत बदल गया है। तो सेशंस की बात कर रहे थे हम अभी ना, डिप्रेशन वाले। तो आपने हमारे पॉडकास्ट के शुरू में हमें बताया था कि कहीं ना कहीं दोनों चीज़ें हैं, दोनों चीज़ों में आपने कहीं ना कहीं एक मेंशन किया कि आप भी शायद उस स्टेज से गुजरे थे। क्या ऐसा है, आप उस स्टेज से गुजरे थे? हाँ, एक पॉइंट था जब मेरे भी माइंड पे बहुत प्रेशर था करियर में सेटल होने का, एंड मैं भी कहीं ना कहीं बहुत लो फील कर रही थी उस चीज़ में। तो उससे वहाँ से निकलने के लिए थेरेपी सेशंस पे जाने से बेटर मैंने खुद को, माइंड को डाइवर्ट किया। क्या आपने कोशिश करी मतलब वहाँ थेरेपी तक जाने की, या आपने पहले ही खुद को समझाया? एक कोशिश जाने की, उसके बाद दोबारा मैं वहाँ नहीं गई। फिर मैंने खुद को खुद संभाला। क्या क्या देखा आपने वहाँ पे कि आपको ऐसा लगा कि नहीं, मैं खुद को खुद संभाल सकती हूँ? वो खुद से अंदर से एक सेल्फ कॉल आता है, आई कैन मैनेज माई सेल्फ, ठीक है, आई डोंट वांट टू गो देयर। वो सेशंस पे प्रेशर फील करना या वो करना कंफर्टेबल नहीं हुआ। मैंने कहा नो, आई एम नॉट दैट मच वीक, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई कैन डू दिस। तो खुद से इंट्रोस्पेक्ट किया, क्या कर सकते हो आप जिससे आपको खुशी मिले। तो आई लाइक प्लांटिंग। मैंने बहुत जब भी मुझे लगता था कि आई एम नॉट इन अ गुड मूड, मैं नर्सरी जाती और मैं 3-4 पौधे खरीद के ले आती। अरे वाह। हाँ, तो वो जैसे जैसे ग्रो होते तो मुझे बड़ी खुशी होती है जब वो ऐसे ग्रो होते हैं। किसी पे कोई लीफ बढ़ रहा है, उसे फ्लावर आ रहा है, उसे फ्रूट आ रहा है, जैसे कहते हैं लिटिल गार्डन मैंने बनाया।
उसके साथ मेरा बहुत अच्छा म्यूज़िक, देन मुझे बुक्स रीडिंग का बहुत शौक है, तो मैं अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ना, कंटेंट पढ़ना, उससे क्या हुआ, माइंड रिलीफ हुआ, चीज़ें फिर से कहीं ना कहीं पेस पे आना स्टार्ट हुई, मैं कभी गई ही नहीं। उसके बाद कॉन्फिडेंट अपना लाइफ में तो कंटिन्यू। ये सबके लिए भी मैं कहता हूँ कहीं ना कहीं चीज़ें एप्लीकेबल होती है कि अगर राइट। आप कहीं ना कहीं ऐसे स्टेज से गुजर रहे हो तो कोई ऐसी एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व हो जाओ यस। जो आपको खुशी दे। फाइट फॉर योर सेल्फ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लव योर सेल्फ, इट्स नॉट सेल्फिशनेस। ये हम ये कहते हैं नहीं खुद के लिए सेल्फिश बनो, नो। आप अपने आप से जब तक प्यार नहीं करोगे, इफ़ यू आर नॉट इंक्रीजिंग द कंटेंट इन योर सेल्फ, कोई आपसे कैसे करेगा, कोई आपके पास पास कैसे रहेगा। तो बीइंग बी इन लव इन योर सेल्फ ओनली सबसे इम्पॉर्टेंट है, सबसे इम्पॉर्टेंट है। खुद से प्यार करना सीखो। ये बहुत ट्रेंड में भी आपको पता होगा कि खुद से प्यार करना सीखो, कि जो लोग बॉडी शेमिंग करते हैं ना, तो उनके मुंह पे थप्पड़ मारने के लिए ये वर्ड यूज़ किया जाता है कि भाई सबसे पहले हम खुद से प्यार करेंगे, हमें खुद से प्यार है, तुम्हें क्या लेना बिल्कुल। देना। आप मिरर में जब खुद को देखते हो, अगर आप खुद को अच्छे नहीं लग रहे हो तो कोई दुनिया आपको कुछ कुछ कहेगी तो आपको तो बुरा ही लगेगा ना। आप खुद के लिए कॉन्फिडेंट बनो, आप जैसे हो जो हो आप बहुत अच्छे हो। ये चीज़ एक्सेप्टेंस, अगेन इट इज़ अ गेम ऑफ एक्सेप्टेंस। जब तक मैं उसको एक्सेप्टेंस में नहीं लेकर आऊँगी तब तक मैं वो चीज़ें फेस नहीं कर पाऊँगी। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और बिल्कुल। मैं आपको एक बात बताऊँ, वो कहते हैं कि जो घर ना देखो वो घर सुखी, जिसको हाँ। हम बोलते हैं ना। ऐसा नहीं है कि हम अपने चारों तरफ देखते हैं जो हम आजकल सोशल मीडिया पे देखते हैं, इसको फेक वर्ल्ड। आप जो दिखाते हो आप वैसे नहीं होते हो। और क्यों ही दिखाना है आपने दुनिया को? जो चीज़ आपकी ज़िंदगी में आपकी पर्सनल है उसको 4 लोगों में रख कर आप 400 लोगों में शेयर करते हो और फिर परेशान होते हो, लाइक्स कम आए या ये कम आया। ये सब चीज़ों से ना आपकी रियलिस्टिक चीज़ें जो कहीं ना कहीं दूर होती जा रही हैं। आपने ना वो फाइंड आउट करना है जो आपको रियल हैप्पीनेस देता है। स्ट्रॉन्ग बनो खुद के लिए, अपने गोल्स बनाओ, सेट योर ओन गोल्स, अपनी प्रायोरिटीज़ बनाओ, अपनी हैप्पीनेस खुद के अंदर ढूंढो, रादर कि आप दूसरों में देखकर कहीं ना कहीं जो इन्फ्लुएंस होते हो ना कि मैं वैसा होना चाहिए था, मुझे उसके जैसा बनना था। क्यों बनना है आपको उसके जैसा? आपके अंदर एवरी इंडिविजुअल इज़ यूनिक, और जब आपके अंदर यूनिकनेस है तो आप दूसरे की तरह क्यों बनना चाहते हो? आप अपने आप में यूनिक हो ना, उस यूनिकनेस को पहचानना है आपने। भीड़ से अलग तो तभी होगे जब आप जो हो जैसे हो वैसे ही रहोगे। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल। हाँ। तो ये जो कंपैरिजन है, हाँ। ये कंपैरिजन हम दूसरों के साथ तो करते हैं, बहुत आसानी से करते हैं। तो क्या ये कंपैरिजन करना ठीक है? और अगर ये ठीक नहीं है तो कंपैरिजन करने का तरीका क्या है? अगर हम दूसरों से कंपैरिजन करेंगे ना, तो या तो हम लो फील करेंगे कि मुझे वहाँ पहुँच नहीं पाया, रिग्रेट होगा, या एक जेलस फैक्टर आ जाएगा आपके अंदर। मतलब वो ग्रेप्स आर सॉर वाली बात होती है ना। हम्म। अब उस पर्सन में एक अलग क्वालिटी है, आपके अंदर वो क्वालिटीज़ नहीं है, यू आर नॉट इनकलकेटिंग दैट काइंड ऑफ क्वालिटीज़ इन योर सेल्फ। इट डजेंट मीन कि वो बहुत अच्छे और आप बहुत बुरे हो। ठीक है, उनकी लाइफ के अपने गोल्स हैं, वो अपनी लाइफ में अपने पेस से चल रहा है या चल रही है। आपकी लाइफ के अपने गोल्स हैं, आपकी अपनी पेस है, आप अपने हिसाब से चल रहे हो। कंपैरिजन किसी दूसरे से करना बहुत गलत है। कंपैरिजन करना है तो खुद से करो। मैं कल क्या थी, मैं आज क्या हूँ, और मैं आने वाले टाइम में मुझे क्या होना चाहिए। मेरा कंपैरिजन मुझसे होना चाहिए, मेरी प्लानिंग, मेरे गोल मुझसे होने चाहिए, ना कि किसी दूसरे से। दूसरी चीज़, हम स्टैटिस्टिक्स में ये चीज़ बड़ा देखते हैं ना कि जब हम किसी दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं तो उसके सारे पैरामीटर्स जो होंगे ना वो सेम लेवल पर होने चाहिए। बिल्कुल। है ना? कंपैरिजन तो तभी होगा ना किसी दो चीज़ का। वन इंडिविजुअल इज़ नॉट इक्वल टू अनदर इंडिविजुअल। कंपेयर कैसे करेंगे आप? जैसे कि हम कैमरा बॉडी को लेंस से कंपेयर कर रहे हैं, जिसका यस। कोई सेंस इसका नहीं कोई बनता। सेंस नहीं बनता। आप कैसे कंपैरिजन कर लेंगे? और फिर उसके बाद जब कंपैरिजन में चीज़ें बिल्कुल अनइक्वल आएंगी, फिर कहेंगे इसमें ये प्रॉब्लम है, इसमें वो प्रॉब्लम है, वो डिससेटिस्फैक्शन आएगा और फिर वो प्रॉब्लम करके चीज़ें वो हो जाएंगी। बिल्कुल तो बिल्कुल रादर बिल्कुल। कि आप किसी दूसरे से कंपैरिजन करो, खुद के लिए गोल्स बनाओ, खुद का कंपैरिजन करो। अपने लिए देखो कि मैंने जो कल किया था, क्या जो मैंने आज किया है इट इज़ गोइंग इन द राइट डायरेक्शन और नॉट। ये सब चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो कंपैरिजन दूसरे से नहीं, खुद से करो उस चीज़ में। तो जब हम खुद से कंपैरिजन कर रहे हैं तो हम चीज़ों को कैसे ट्रैक कर रहे हैं? मतलब अब करने को तो बहुत कुछ है हमारे पास पूरे दिन में। हमारा कहीं ना कहीं हमारी रिलेशनशिप भी है, कहीं ना कहीं हमारा जो है करियर भी है। इफ़ यू वी आर इन अ बिजनेस और कॉर्पोरेट जॉब, तो सारी चीज़ों को हमें मैनेज करना होता है साथ साथ। तो किस किस चीज़ में कंपैरिजन करें खुद से? देखो अगेन है ना, इसमें पॉइंट हमारा कहीं ना कहीं घूम के आता है कि यू हैव टू सेट योर ओन प्रायोरिटीज़। और ये हमारा ना समय के हिसाब से बदलता है। जब हम 20s में होते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा करियर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब 30s में होते हैं तो करियर के साथ रिलेशनशिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
जब 40s में होंगे तो कहीं ना कहीं हमारे नेक्स्ट जनरेशन में बच्चे होंगे तो हमें उनका देखना है, उनकी अपब्रिंगिंग, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। जब 50s में होंगे तो हमारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के साथ बच्चों की सिक्योरिटी, आपकी हेल्थ, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो हर डिकेड में जब हम लाइफ में ग्रो करते हैं, एक इंडिविजुअल के अपने गोल्स होने चाहिए। मैंने 20 से क्यों स्टार्ट किया, बिकॉज 20 से पहले ना उसकी एजुकेशन का जो डिपेंडेंसी होती है वो पेरेंट्स पे होती है। 20s में आगे कहीं ना कहीं आप इंडिपेंडेंट होना शुरू कर देते हो। तो वहाँ से हर डिकेड में देखो कि मैंने इसमें क्या पे फोकस करना है, 30s में क्या करना है, 40s में क्या करना है। हर डिकेड के गोल बनाइए, हर डिकेड की प्रायोरिटी सेट कीजिए। आई एम नॉट सेइंग कि एवरीथिंग विल बी प्लान्ड और जो आपने प्लान किया उसके अकॉर्डिंग ही चलेगा, लेकिन एक ब्लूप्रिंट रेडी हो जाएगा आपकी लाइफ में कि मुझे ना लाइफ में ऐसे ऐसे करना है, इस डिकेड में मुझे ये करना है। अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है, बच्चों का भी रखना है, अपने स्पाउस का रखना है, अपने डिपेंडेंट्स पेरेंट्स का रखना है। और जो रिलेशनशिप को वैल्यू नहीं करते ना, रियल तो वही है, आपकी फैमिली ही सबसे इम्पॉर्टेंट है। सारी दुनिया घूम लीजिए, जो सुकून घर आके मिलता है वो कहीं और किसी कोने में नहीं मिलता है। बाकी सब चीज़ें बड़ी टेम्परेरी होती हैं। तो 50s में आके आपने क्या करना है, 60s में क्या करना है, ये सब चीज़ें ना आपकी प्लान होनी चाहिए। और जो हम सुकून कहते हैं, सुकून तभी होगा जो जैसा सोच रहे हो ज़िंदगी में अगर वैसा चलता रहे। और बाकी ये तो देखो ऐसा है आकाश, आज हम हैं, कल हम शायद नहीं होंगे, किसको पता है। आज के टाइम पे वी आर नॉट गारंटिंग आवर लाइफ, जिस तरह से हम इंश्योरेंस में कहते हैं ना, लाइफ की बड़ी इंस्टेबिलिटी और वो श्योर करते हैं। हमें नहीं लगता कि आज हम 70s तक की प्लानिंग करके रखें और हम 70s तक होंगे। ये हमारी जो प्रायर जनरेशन थी ना, उनकी फिर भी लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमसे ज़्यादा थी। एंड इट इज़ अगेन बिकॉज वी आर जस्ट लिविंग इन हसल बसल लाइफ, वी आर सो मच डिपेंडेंट ऑन द रिसोर्सेज। हम अपनी लाइफ को जीना भूल गए हैं, हम सब ज़िंदगी काट रहे हैं। जिएंगे कब, जब हम वो ना हमारे अंदर का बच्चा जिंदा रहेगा। बिल्कुल, है ना मैम। अभी आपने बोला कि हमारा कल का कुछ पता नहीं है, ठीक है। तो अब जब कल का कुछ पता नहीं है तो हम अपने एफर्ट्स छोड़ दें, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं ऐसा, कुछ लोग में मैं यहाँ बैठे हमारे एक शख्स की बात करूँगा ओके तो ऐसा उनको लगता है कि यार हम बोलते हैं कि कल के लिए करना है, कल के लिए करना है, कल के लिए करना है, तो फिर हम आज कैसे जिए। तो अब इसके ऊपर जो हमने प्रायोरिटी की बात करी, तो वो सारी चीज़ें कैसे घूम के सारी जगह पे इकट्ठी होती हैं। अब देखो, मैंने कहा कि आपको ना आने वाले कल की चिंता तो कर लो, आने वाले परसों की चिंता मत करो। अब अगर मैं आज परसों की चिंता करूँगी तो कहीं ना कहीं मैंने अपनी प्रायोरिटीज़ फिर चेंज कर दी ना, और वो प्रेशर ले लिया ना, तो मैं आज को तो जीना ही भूल गई। वो परसों क्या होगा क्या नहीं होगा उसके चक्कर में आज जो मेरे पास टाइम था, जो मेरा आज था, मैं उसको जी ही नहीं पाई। मैंने वो सारा टाइम परसों को सोचने में निकाल दिया। कल तक का तो सोच लो, लेकिन परसों के बारे में क्यों सोच रहे हो। व्हाट अबाउट आवर लॉन्ग टर्म गोल्स फिर। लॉन्ग टर्म गोल्स तो बना के रखो, लेकिन अगेन मैं उसमें कहूँगी पोर्टफोलियो बना के रखो। आई एम फ्रॉम फाइनेंस बैकग्राउंड, तो हम कहते हैं ना रिस्क को डाइवर्सिफाई करके चलो। तो लाइफ में भी ना इस चीज़ को डाइवर्सिफाई करके चलो, पोर्टफोलियो बना के चलो कि कुछ लॉन्ग टर्म के लिए, कुछ शॉर्ट टर्म के लिए और कुछ वेरी शॉर्ट टर्म के लिए। इमीडिएट नीड्स के लिए, जैसे हम कहते हैं बिजनेस में वर्किंग कैपिटल चाहिए होती है ना, तो ऐसे ही हमारी जो लाइफ होती है ना, उसके लिए वर्किंग कैपिटल निकालो, वो समय देखो। अगर आज फॉर एग्जांपल आपका और आपकी वाइफ का मूवी देखने का प्लान बन रहा है और आपको बड़ा एक इम्पॉर्टेंट काम है, अगर वो इम्पॉर्टेंट काम कल को डिले हो सकता है तो आज में जी लो, मूवी के लिए जाओ, क्या दिक्कत है। लेकिन वो काम अगर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो मूवी को कल के लिए डिले कर दो। इट इज़ जस्ट डिपेंड अपॉन द योर डिसीजन मेकिंग ना, विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। वो फ्लिप करना होता है, जो राइट डिसीजन मेकिंग एट द राइट टाइम, वही इंपॉर्टेंट है। अगर सही टाइम पर सही डिसीजन नहीं ले पाए, ना उस डिसीजन की वैल्यू रहेगी, ना उस टाइम की वैल्यू रहेगी। ठीक है ना। तो लॉन्ग टर्म गोल से मैंने कहा कि पोर्टफोलियो बना के चलो। मैं कहूँगी सेफर साइड में चल के, हम कहते हैं ना एक एफडी करा ली, हम कहते हैं ना लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी वेरी इंपॉर्टेंट होती है। अब मैं लॉन्ग टर्म में अब मैं कहूँगी तो एक तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, आपकी हेल्थ की स्टेबिलिटी, एक आपने मेडिकल इंश्योरेंस ले लिया, एक आपने एफडी करा के रख दी, फिर आपने कुछ पैसा आपने मार्केट में लगा दिया, कुछ आप लाइक स्टॉक मार्केट में लगा रहे हो तो शॉर्ट टर्म शॉर्ट सेल और शॉर्ट बाय को करके कर रहे हो, तो इमीडिएट नीड्स पे। ये जो हमने डाइवर्सिफाई की है ना, यह ऐसे ही लाइफ है हमारे ना डिसीजंस को लेकर। जो चीज़ हम होल्ड पे डाल सकते हो उसको होल्ड पे डाल दो। जो चीज़ लगता है कि नहीं मेरे आने वाले समय में थोड़े टाइम में उसकी ज़रूरत होगी तो मैं उसको कर सकता हूँ, जो इमीडिएट की है तो उसको इमीडिएटली करो। आपके डिसीजंस और आपके एक्शंस जो है ना, वो एक ही प्लेटफॉर्म पे होने चाहिए, वो मैच होने चाहिए। इससे कहीं ना कहीं मैं ये सोच समझा कि जैसे आपने बात करा ना कि एफडीज और मेडिकल इंश्योरेंस,
तो कहीं ना कहीं अगर आपके लॉन्ग टर्म गोल्स हैं और आपको उनकी तरफ भागना है, तो कहीं ना कहीं वो एक छोटी सी एफडी रखो कि भाई मैंने इस साल में वहाँ घूमने जाना है अपनी फैमिली के साथ। वो शायद एक अच्छा टर्म रहेगा कि हाँ, एफडी को उससे कंपेयर करना, राइट राइट। डिनोट करना, बेसिकली छोटे कंपेयर नहीं, डिनोट करना। डिनोट करना, छोटे छोटे मतलब मोमेंट्स में खुशियाँ ढूंढना, यही ज़िंदगी है। मैं सिर्फ अपने एक बड़े गोल में पीछे लगी रही हूँ, मुझे वो अचीव करना, वो अचीव करना, लेकिन कभी भी कोई भी बड़ा गोल आपके छोटे छोटे गोल्स को अचीव करने के बाद ही अचीव होता है। अगर मेरी लाइफ में मेरा एक विजन है, एक एम है, तो वो मेरे छोटे छोटे मिशंस को कंप्लीट करके पहुंचेगा। वहाँ तक पहुंचना सीढ़ी पे होता है, स्टेप बाय स्टेप हम पहुंचेंगे। मुझे कंप्लीटली अगर मैं कोई शॉर्टकट लेके जंप करने का सोचूंगी तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। वो गिरने के चांसेस होंगे। वो हम एक शॉर्टकट हमेशा कहीं ना चांसेस ऑफ सक्सेस उसमें कम होता है शॉर्टकट में। हम ये कहते हैं इंटेलिजेंस एंड स्मार्टनेस का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। अगर मैं बिल्कुल ही हार्ड वर्क पे रहूँगी वो भी गलत है। इंटेलिजेंस एंड स्मार्टनेस का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। अब वो कब होगा? वो हर चीज़ को बैलेंस, लाइफ एक बैलेंस में लेकर चलनी है। बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है और हर कोई बैलेंस नहीं कर पाता है। ये चैलेंज है, ये स्ट्रगल है हमारा। तो वो जो जंप करने की बजाय आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ना, वो स्टेप्स की स्पीड आप बढ़ा सकते हैं। छोटे छोटे गोल्स बनाइए और गोल्स को अचीव कर फिर बड़े गोल पर जाइए। ये हमारी लाइफ है। इसमें जो आप, आई थिंक आपके क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा कि जहाँ आप लाइफ के स्पैन को कि कल होंगे होंगे, लेकिन छोटे छोटे गोल से बनाइए। एक क्रिकेट मैच में एक आई थिंक फुटबॉल मैच था, मैं एक टीवी पे स्क्रीन पे देख रही थी। वो पर्सन पूरी लाइफ जिया। वो कहते हैं ना, ज़िंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। वो खेलते खेलते विनिंग पॉइंट पे इतना खुश हो गया कि वो ग्राउंड में उसकी डेथ हो गई हार्ट फेलियर की वजह से। लेकिन जब वो जिया तो खुल के जिया, और जब वो गया तो उसको पता ही नहीं लगा उसकी लाइफ कब ख़त्म हो गई। तो वो जो उस मोमेंट में जीना होता है ना, वो ज़िंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट लम्हा होता है, जो हर कोई इंजॉय नहीं कर पाता। स्ट्रगल में निकल जाए, कोई प्रेशर में चले जाते हैं। मेरे एक नोन थे, उनको प्रेशर क्या आया था जब ये डीमोनेटाइजेशन आया था। डीमोनेटाइजेशन के टाइम पे जब मोदी जी ने एक बार डायरेक्टली कहा कि कल से कैश जो होगा, जो 2000 के नोट है वो ख़त्म हो जाएंगे। 500,000 के, 500,000 के, हाँ सॉरी, 500 और 1000 के, जो 1000 के नोट की वैलिडिटी नहीं रहेगी, मतलब इंडिया में करेंसी में नहीं जाएगा। 2000 का नोट उन्होंने इंट्रोड्यूस करना था। उनके पास कैश ज़्यादा था, प्रेशर आ गया, नहीं अवेल कर पाए, हार्ट फेल हुआ, डेथ हो गई। जो प्लानिंग थी बिज़नेस को चलाने की, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की, वो उस एक प्रेशर में बॉडी नहीं ले पाई। वो प्लानिंग ही तो की थी ना, लेकिन सडनली क्या आ गया, एक एबनॉर्मल चेंज आ गया जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। उसकी वजह से एक ऐसा कुछ हो गया जो सोचा नहीं था। अनवांटेड थिंग कहीं ना कहीं लाइफ में हो गई, और उसका प्रेशर कहीं ना कहीं फैमिली को लंबे टाइम तक बियर करना पड़ा। तो ये जो हमारा इसका कहीं ना कहीं कि हमें मेंटली भी स्ट्रांग होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिचुएशन के साथ कैसे टैकल करना है, हमें मेंटली स्ट्रांग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो इमोशनली अगर आप ज़्यादा रहेंगे, एक वीक पॉइंट पे आ जाएंगे, तो लाइफ उस चीज़ में बड़ा फिर एक अलग टर्न ले लेती है। रिलेशनशिप में मेंटली और इमोशनली स्ट्रांग होना ना, ये मुझे लगता है एक वरदान होता है। बिल्कुल, है ना? तो बिल्कुल। इस बारे में आप क्या बोलोगे? बहुत सारी चीज़ों को, लोग क्यों मैनेज नहीं कर पा रहे ये चीज़ रिलेशनशिप में? बिकॉज जहाँ मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, जिन चीज़ों को हमें वैल्यू करना चाहिए ना, हम कहीं ना कहीं उन चीज़ों को वैल्यू ना करके उनको वैल्यू कर रहे हैं जहाँ नहीं देनी चाहिए वैल्यू अगेन। और मतलब छोटी छोटी बातों पे अगर आप चीज़ों को खींचेंगे, स्ट्रेच देंगे, स्ट्रेच तो ऑलवेज परेशान करता है आपको। वो स्ट्रेच जहाँ ज़रूरत थी वहाँ ना देकर कहीं और देंगे, तो वो सिर्फ और सिर्फ खिंचाव करके एक तनाव बना के रखेगा। इसमें कहीं ना कहीं इग्नोरेंस इज़ ब्लिस को लेकर आना चाहिए। इग्नोरेंस इज़ ब्लिस। हर चीज़ को ध्यान में रखना भी ज़रूरी नहीं है, कुछ चीज़ों को अवॉइड करना भी ज़रूरी है। कुछ चीज़ों को टाइम पे भी छोड़ देना चाहिए। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, वट एवर हैपन्स हैपन्स फॉर गुड। जब तक हम इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना, तब तक हम हर बार खुद से उलझते रहेंगे। और वो उलझने ऐसे उलझती है, फिर धागे उलझते जाते हैं, फिर वो उलझने ठीक ही नहीं होती हैं। क्या आप इस चीज़ को किसी एग्जाम्पल से डिनोट करना चाहोगे? चलो एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हस्बैंड वाइफ है, ठीक है, दोनों वर्किंग है, बड़ा चैलेंज है दोनों की, मतलब फुल डे वर्किंग रहता है, नंबर ऑफ़ आवर्स डिपेंड कर सकता है, अलग है। जब शाम को आप आते हो, घर आते हो, जो भी पहले आया है, अगर वो अपने स्पाउस के लिए आने से पहले, ओके मैं पहले आ गई, कुछ मैंने उनका फेवरेट बना दिया, या आके बोला हाउ वाज योर डे, ये जो वर्ड है ना, हाउ वाज योर डे, सिर्फ इतना पूछना, यही बहुत वैल्यू कर जाता है। मैंने उनसे पूछा उनका स्ट्रेस, और ओ इट वाज वेरी हैक्टिक डे, अगर अच्छा होगा तो ओ इट वाज अ वेरी गुड डे।
उन्होंने अपने खुद को एक्सप्रेस किया, एक्सप्रेस करते ही इट मीन्स हम कहीं ये फील करते हैं कि देयर इज़ समवन हु इज़ वेटिंग फॉर यू एंड देयर इज़ समवन हु थिंक्स दैट वी आर टोटली हिज और हर, ठीक है ना। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। और सेकेंडली अगर मैं इसी चीज़ को अपोजिट कहूँ, एट द टाइम इवनिंग हम घर आते हैं, मैं स्ट्रेस्ड हूँ, वो स्ट्रेस्ड है, अपने अपने रूम में जाके हम लोग मतलब रूम ही मतलब अलग अलग जाके अपना स्ट्रेस, और उसके बाद हम फ्रस्ट्रेटेड हैं। मैंने अपने ऑफिस का जो स्ट्रेस लेवल था वो मैं घर पे ले आई और वो मैंने उन पे बस्ट आउट कर दिया। अब अगर मैं उस चीज़ को कहूँगी, सामने वाला पर्सन अगर समझदार होगा, इग्नोरेंस इज ब्लिस जिसको मैं कह रही हूँ, वो चाहे तो उस चीज़ को अवॉइड करके चीज़ को नॉर्मलाइज कर सकते हैं, शायद ऑफिस से परेशान होकर आइए, है ना। लेकिन अगर ईगो पे अगर वो ले लें, हाउ डेयर, तुम ऐसे कैसे बात कर सकती हो, तुम्हारा ऑफिस का है तो वहीं पर करो। इसका ऑपोजिट भी हो सकता है, हस्बैंड कभी इस तरह से आ सकते हैं, जैसे मैंने सिचुएशन बोला, इट डजंट मीन कि एक पर्सन का है, किसी का भी फ्लिप हो सकता है, मैं किसी एक को डोमिनेशन में नहीं कह रही। तो ये दोनों ही सिचुएशन फ्लिप हो सकती हैं। तो वो डिपेंड करना है स्पाउस को, उस पर्सन को साथ में, कि मैंने उस सिचुएशन को वैल्यू करना है कि मैंने उसको अवॉइड करना है। बिल्कुल। अगर मैंने इग्नोर कर दिया तो वो चीज़ नॉर्मल हो जाएंगे, उसको रिलैक्सिंग मोड पर लेकर आएंगे, कोई बात नहीं, होता रहता है, ऑफिस का काम है, वहीं छोड़ दो, क्यों टेंशन ले रहे हो। उनकी पूरी बात सुन के वो रिलैक्स हो जाएंगे। और नहीं तो उसको हम झगड़ा करके लंबा लेके जा सकते, उससे फिर क्या होगा, डिस्टेंसेस आएंगे, फिर हम कहेंगे अंडरस्टैंडिंग नहीं है। अंडरस्टैंडिंग यही तो है कि आपने ये समझना है वो आपकी उस सिचुएशन को कैसे डील कर रहे हैं, एक्सेप्ट कैसे कर रहे हैं, सिर्फ यही है और कुछ भी नहीं है। ये रिलेशनशिप का बड़ा इंपॉर्टेंट है, कहाँ आपने इग्नोर करना है और कहाँ आपने किस बात को वैल्यू करना है। अंडरस्टैंडिंग में कहाँ कहीं क्या ये भी आता है कि सामने वाले की एक्सपेक्टेशंस को भी अंडरस्टैंड करना, और वो पूरी ना होने पर या वो पूरी होने पर, तो दोनों में कैसा एक फीलिंग रहता है? ये जो एक्सपेक्टेशंस वाला वर्ड है ना, देखो, नो वन इज़ अ बंडल ऑफ अ चॉकलेट्स हुज जॉब इज़ टू मेक एवरीवन हैप्पी, ठीक है। आप हर बार चॉकलेट्स को, अपने आप को ऐसे करके किसी को सामने रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। आज आप एक एक्सपेक्टेशन पूरी करेंगे, कल कोई और एक्सपेक्टेशन आएगी, परसों कोई और एक्सपेक्टेशन आएगी, और आप कुछ एक्सपेक्टेशंस के बारे में आइडिया होगा, कुछ के बारे में आपको आइडिया नहीं होगा, और जहाँ आइडिया नहीं होगा वहाँ वो सामने वाला पर्सन हर्ट होगा, है ना। जब तक, अब ये जो हर्ट होगा ना, वहाँ से कुछ एक्सप्रेस कर देते हैं, तुमने ऐसा नहीं किया, तुमने वैसा नहीं किया, और कुछ एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं तो वो अंदर अंदर उस चीज़ को लेते चले जाते हैं। तो ये भी आपको समझना है, ये अंडरस्टैंडिंग यही तो है, जो उस पर्सन के साथ इतना कनेक्ट हो जाते हैं, समझ जाते हैं कि ओ अब इनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है। साथ रहने से ये कब होगा, और ये आज के लिए बड़ा चैलेंज है, ये तभी तो समझोगे जब आप उनके साथ टाइम स्पेंड करोगे। बिल्कुल, जैसे अभी आपने बताया था, एग्जांपल दिया था, दोनों दूर दूर हैं, तो हाँ, कहीं भी ये चीज़ें आएंगी तो जब तक आप एक दूसरा टाइम स्पेंड नहीं करोगे, आप उनको समझोगे कैसे, आप उनके बिहेवियर को कैसे समझोगे कि ये इनका एक शॉर्ट टर्म इफेक्ट आ रहा है, या ये उनका एक ये तो उनका कैरेक्टरिस्टिक ही ऐसा है, ये बेसिक नेचर है। तो बेसिक नेचर है तो एक्सेप्टेंस आ गया, कोई बात नहीं, ठीक है, लेट इट बी, अगेन इग्नोरेंस, ठीक है। लेकिन अगर वो किसी सिचुएशन की वजह से आया है, कोई फ्लॉज आए हैं, हम कहते हैं फ्लॉज की वजह से आ जाता है, तो यू हैव टू फाइंड दैट फ्लॉ कि क्यों आ रहा है। देखो आज के टाइम पे ना ये रिलेशनशिप्स बड़े शॉर्ट टर्म हो गए हैं, उनको लॉन्ग टर्म पे लेकर आने के लिए ना यही है कि आपकी डेडिकेशन वहाँ पर कितनी है एक दूसरे को समझने की, एफर्ट्स कौन कितने डाल रहा है। एफर्ट्स में करो ना कंपटीशन, देख करना ही है तो एक्सपेक्टेशंस में क्यों कर रहे हो आप। अगर उन्होंने एफर्ट 100 किए तो आप 101 एफर्ट करो ना उसको चलाने के लिए, 99 पे क्यों पीछे हट रहे हो। लेकिन हो अपोजिट रहा है कि वो 100 अगर अपने एफर्ट्स डाल रहा है तो हमारी एक्सपेक्टेशंस ही बढ़ रही हैं सिर्फ, Yes. लेकिन हम एफर्ट्स नहीं डाल पा रहे। लेकिन हम एफर्ट्स नहीं डाल पा रहे हैं, वो एफर्ट्स को बढ़ाना चाहिए। और ये मैं सिर्फ एक साइड से नहीं कहूँगा, मैं दोनों साइड से कहूँगा। दोनों साइड से, हाँ बिल्कुल। हम ये नहीं कह सकते कि इसमें कि मेल्स का रहता है या फीमेल्स का रहता है, नो, ये इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि कितना आपका कितना मेरा, वो उस पर रहता है ना। तो वो हम ये नहीं कह सकते कि किसी स्पाउस में एक पर्सन का उसका, वो तो दोनों की तरफ से प्रॉपर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। बिल्कुल। ये तो वो कहते हैं ना गाड़ी, रेलगाड़ी की वो ऐसे है कि दो पहियों पे साथ चलेगी, अगर एक ने भी किया तो गाड़ी चलेगी ही नहीं। तो वो बैलेंस वहाँ पे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रिलेशनशिप वो, चलो ये तो हमने चलो स्पाउस का ही बोला है, उसके अलावा बड़े और रिलेशनशिप्स हैं,
दोस्ती भी कह सकते हैं, सिबलिंग्स का कह सकते हैं। आज के टाइम पे बड़ा चैलेंजिंग है सिबलिंग्स के साथ भी वो करना। हम अपने पेरेंट्स के साथ किस तरह से रहते हैं, कैसे हमें रहना चाहिए, रिलेशनशिप में हर रिलेशनशिप आ गया, बिल्कुल। ठीक है ना। तो उसमें अगेन जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो एक्सपेक्टेशंस भी हर किसी में ही आती हैं। ऐसा नहीं है कि हम ये सिर्फ इसी स्पाउस वाले केस में या किसी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के केस में, हस्बैंड वाइफ के केस में हम कह रहे हैं, नहीं। वो एक्सपेक्टेशंस भाई बहन में भी हो सकती है, वो एक्सपेक्टेशन हमारे पेरेंट्स में हो सकती है, वो एक्सपेक्टेशन हमारे बच्चों में हो सकती है। तो अगेन वो एफर्ट्स हमें वहाँ पर भी उतने ही देने हैं, तभी वो कोई भी रिश्ता होगा तो वो बैलेंस्ड फॉर्म में चलेगा। आपके एफर्ट्स कम नहीं होने चाहिए, सामने से बाद में छोड़ो, बिल्कुल। पहले खुद पे वो करो कि आपने खुद पे कितना वो किया है। अपने लिए भी खुश रहो, और जब आप खुश रहोगे तब अपनों को खुश रखोगे, और जब अपनों को खुश रखोगे तब अपने सर्कल को खुश रखोगे। बिल्कुल। एम्प्टी ग्लास कैन नॉट पोर एनीथिंग टू एनीवन ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फिल योरसेल्फ। बिल्कुल। यस। बार बार ना कहीं घूम फिर के ना पेरेंट्स बच्चों पे बात पहुंच ही जाती है। और जो आज के टाइम में जो अपब्रिंगिंग है वो मुझे लगता है कि पेरेंट्स के लिए भी बहुत टफ हो गई है, और कहीं ना कहीं बच्चे उस चीज़ को बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। तो इस टॉपिक पे अगर हम बात करें आपसे, ये तो आपने बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक लिया, इट इज़ अ नीड ऑफ द आवर, कि जहाँ पे हम ये कह रहे हैं 3 जनरेशन्स का एक वो चल रहा है। एक जनरेशन जो हमारी है, एक जो हमारे किड्स हैं, और एक जो हमारे पेरेंट्स हैं। अगेन जो मैंने आपको बताया है कि हम पहले घर में जॉइंट फैमिली में बड़ा क्लियर कट रहता था ना, कि मेल विल गो फॉर अर्निंग एंड फीमेल विल टेक केयर ऑफ ऑल द शोर्स ऑफ द फैमिली। अब क्या है, हम घर में अगर 4 मेंबर हैं तो 3 अर्निंग हैं, और एक 4th पर्सन को मैनेज करने के लिए हम कर रहे हैं, एंड दैट 4th पर्सन मस्ट बी अ ओल्ड या एक छोटा सा बच्चा। देखो, अब देखा जाए तो आज के टाइम पे लाइफस्टाइल और रिसोर्सेज को देखते हुए चैलेंज है कि आपको अर्निंग का भी देखना पड़ता है, खर्चा। अगर इन्फ्लेशन को देखें तो शायद जो फाइनेंशियली साउंड होंगे तो वहाँ पे कुछ फैमिली डिसीजन भी लिया होगा कि ठीक है, 1 पर्सन विल टेक केयर ऑफ द किड्स एंड द फैमिली, एंड अदर पर्सन विल टेक केयर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी फॉर द फैमिली। बट जहाँ नहीं होगा तो वहाँ शायद दोनों के एफर्ट ज़रूरी होंगे, है ना। कहीं मजबूरी होती है और कहीं खुद की विश होती है, उसमें या तो फिर बड़े या फिर छोटे। अब अगर मैं कहती हूँ ये न्यूक्लियर जगह जॉइंट फैमिली है, तो ग्रैंड पेरेंट्स होंगे, तो वो जो हमारी जनरेशन है, हम जॉब पर जा सकते हैं और वो कहीं ना कहीं बच्चों के साथ कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। अगर नहीं होगी तो सारा दिन टेंशन, घर में कैमरेज लगे होते हैं, मेड्स का रहता है, उसे इनसिक्योरिटी रहती है, और बच्चा कहीं ना कहीं पेरेंट्स को फील करता है, मिस करता है। वीकेंड वाले मम्मी पापा हो जाते हैं, है ना, सुबह जाते हैं शाम को आते हैं। आई एम ऑल्सो वर्किंग, मेरे बच्चे भी बहुत छोटे थे, अब तो थोड़ा सा चलो फिर भी थोड़ा सा ग्रोइंग एज में है, तो उसमें भी मेरी फैमिली का ही सपोर्ट रहा है। अगर मैं वर्किंग हूँ तो मेरा उसमें इंडिविजुअल एफर्ट्स नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगी कि मैंने ही सब कुछ किया है, नो। मेरे पेरेंट्स का, मेरे इन लॉज पेरेंट्स का, इन सब का बहुत सपोर्ट रहा है, जिसकी वजह से हम भी उस फेज़ में निकल कर बच्चों की अपब्रिंगिंग कर पाए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड डिफ़िकल्ट टास्क फॉर एवरीवन। जब तक हम अपनों के साथ मिलकर उस चीज़ को टैकल नहीं करेंगे तब तक हम उलझे हुए रह जाएंगे, और जो अपने कर देंगे ना वो कभी कोई और नहीं कर सकता। वीकेंड पेरेंट्स से मैं बोलूँगा कि जो जो ये टर्म बन गई वीकेंड पेरेंट्स, तो ये जो बच्चे हैं इनके बच्चों के ऊपर कैसा स्ट्रेस है एक तरह का, और कैसा इनका माइंडसेट बन रहा है? ये कहीं ना कहीं जो हम कहते हैं कि एक अनकंडीशनल लव होता है ना पेरेंट्स का, जहाँ पे आपकी कोई कंडीशन नहीं होती, कोई लिमिट नहीं होती, जो पेरेंट्स प्यार करते हैं वो लिमिट्स में आ जाता है फिर। और बच्चों की फिर बच्चा एक्सपेक्ट करता है, बिकॉज उसको भी पता है ना कि एक बिलोंगिंगनेस, एक बॉन्ड, कि ये मेरे पेरेंट्स हैं, तो वो चीज़ बच्चा कहीं ना कहीं मिस करना शुरू कर देता है, और वो मिस करने में खुल के नहीं वो करता, एक्सप्रेसिव कम हो जाता है। छोटे छोटे बच्चों की बता रही हूँ मैं, अभी रिसेंट में एक न्यूज़ आई हुई थी 2 दिन पहले, कि एक छोटा सा बच्चा अपनी मम्मी के प्यार के लिए तरस गया। उसको मम्मी जो है, क्योंकि वो जॉब पर जाते हैं, आई एम ऑल्सो मदर, देखो वो मदर की भी गलती नहीं होती है, वो जब जॉब पे जा रही हैं तो कुछ ना कुछ तो उसके भी अपनी लाइफ के गोल्स कह लीजिए, या मजबूरी है, या नीड ऑफ द आवर, अगेन मैं कहूँगी कि उसके पास ऑप्शन 2 नहीं है, तो वो उस चीज़ में रहता है। ये कहीं ना कहीं ट्रांजिशन है, अभी मैं जो आपको बता रही हूँ, ट्रांजिशन फेज़ ही चल रहा है हमारे यहाँ पे इंडिया में। अगले 10-20 सालों में कहीं ना कहीं डेवलप्ड इकॉनमी की तरह चेंज आएगा। वर्क प्लेस से बच्चों को ले जाना इतना अलाउड नहीं होता है, और अगर वो करेंगे तो फिर काम कैसे करेंगे, सब चीज़ें बैलेंस फॉर्म में नहीं, सफ़र करना पड़ता है। तो क्या ये सेटल होंगी चीज़ें आने वाले 10 सालों में होनी कुछ? तो चाहिए, जब तक हम उस चीज़ें, जैसे आज हम समझ रहे हैं तो कल को जो हमारी जनरेशन होगी तो वो और थोड़ा बेटर समझेगी, नेक्स्ट जनरेशन तो और बेटर समझेगी। देखो, हर जनरेशन अपने हिसाब से नए चैलेंजेस और नई माइंड थॉट के साथ आती है, एंड मैं कभी ये नहीं कहूँगी कि भी जो पहले था वो बहुत अच्छा था, आज है वो बहुत अच्छा है।
आने वाला टाइम और बेहतर होगा, जो होगा तो वो कहीं ना कहीं ग्रोथ के, कुछ अच्छा है तो कुछ बुरा भी होगा, एवरी कॉइन हैज़ टू साइड्स। अगर मैं कहूँ आज जो हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सराउंडिंग्स में रिसोर्सेज हैं, हमारे दादा के टाइम पे जो हम पुरानी जनरेशन कहेंगे रिसोर्सेज कम थे, उन्होंने वो फैसिलिटीज़ नहीं देखी दुनिया को। पहले इंग्लैंड बहुत दूर लगता था, आज दुनिया बहुत छोटी है छोटी हो गई। इंटरनेट की वजह से। तो ये एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है टेक्नोलॉजी का, जिससे हम दुनिया से कनेक्ट हो रहे हैं। हम ये कहेंगे तो इसका मतलब उन्होंने नहीं देखा, हमने बैठे बैठे यहाँ पे देख लिया ना। लाइव मैच हम लोग देख लेते हैं, रिकॉर्डेड नहीं देखते, कलर उसमें देखते हैं, स्क्रीन पे ऐसे टिक करते सब कुछ हो जाता है। तो ये भी तो एक कहीं ना कहीं एडवांसमेंट है। हम जब यहाँ तक पहुँचे हैं तो आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं ह्यूमैनिटी पे कुछ और चेंज भी आएगा। पॉजिटिव आएगा तो नेगेटिव, दोनों चीज़ें साथ साथ चलेंगी, बस वो बैलेंस में लेके चलना है हमने। थैंक यू सो मच मैम, बहुत मज़ा आया आज आपके साथ। पर जाते जाते मैं चाहूँगा कि आप कहीं ना उस यूथ को जो या तो पढ़ रहा है या फिर एक फेज़ में है जहाँ पे वो सक्सेसफुल होने की दौड़ में भाग रहा है, उसके माइंड को स्ट्रेस करने के लिए कुछ बातें उसको ज़रूर बोल के जाओ। आज के यूथ के सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये है कि वैल्यू योर टाइम। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट टाइम है आप लोगों के लिए, यूथ के लिए, कि अगर वो वैल्यू नहीं करेंगे तो लाइफ में बड़ा पीछे रह जाएंगे। बेशक से हम ये कहते हैं दौड़ में पार्ट लेना, भीड़ में हिस्सा मत बनो, पर दौड़ना तो पड़ेगा। तो एक तो वैल्यू योर टाइम। सेकंड, कि आपने अपने लाइफ में अपने एम्स बना के रखने हैं, सेट योर ओन गोल्स एंड योर ओन प्रायोरिटीज़। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप अपने लिए अपने गोल्स और प्रायोरिटी सेट नहीं करोगे तब तक हर चीज़ पीछे पीछे ही चली जाएगी। आपने अपने गोल्स, अपनी प्रायोरिटीज़ अपनी क्वालिटीज़ के हिसाब से करना है। थर्ड वन मैं कहूँगी कि ये स्ट्रेस बूस्टर अपने लिए सर्च करो, खुद के लिए स्ट्रेस बूस्टर को सर्च करो कि अगर मैं स्ट्रेस में हूँ, मेरे लिए चैलेंज है, वट कैन आई डू टू रिलीव, टू मेक माई मूड चेंज। क्या कर सकते? दैट कैन बी लिसनिंग अ गुड म्यूज़िक, दोस्तों के साथ एक ट्रैवल हो सकता है, फैमिली के साथ कहीं डिनर पे जाना हो सकता है, XYZ कुछ भी हो सकता है। उसके लिए आप अपने आप के लिए ढूंढो कि मैं क्या अच्छा कर सकता हूँ। जब गोल्स होंगे, प्रायोरिटीज सेट हो जाएंगी, टाइम को वैल्यू करोगे, स्ट्रेस को निकाल दोगे, छोटे छोटे मोमेंट्स में जीना शुरू कर दोगे, अपने छोटे छोटे गोल्स बना के अचीवमेंट पे सेलिब्रेशन करोगे, तो आप ज़िंदगी में बड़े खुश रहोगे। तो दिस इज़ द माई एडवाइस फॉर ऑल द यूथ कि अपने लिए इन सभी पॉइंट्स को ध्यान रख के ज़िंदगी को जियो, खुल के जियो। कल का कुछ नहीं पता, क्या होगा क्या नहीं होगा, कल होना हो जिसको हम कहते हैं, लेकिन लिव फॉर योर सेल्फ, लव योर सेल्फ। ठीक है। एंड थैंक यू सो मच आकाश, मुझे आपने शो पर बुलाने के लिए, एक इतनी अच्छी वंडरफुल टॉक के लिए। आई एम सो ब्लेस्ड एंड गॉड ब्लेस यू कि आपका ये शो और भी बहुत आगे जाए। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच।